ठीक है। तो शायद हम लोग फर्स्ट लेक्चर को गो थ्रू हो चुके होंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट आइसोमेरिज्म एंड बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कायरल कंपाउंड। ठीक है। तो इस दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया था, और मैंने आपको एक पॉइंट मैंने शायद आपको बता दिया कि अगर कोई कंपाउंड कायरल होगा तो उसका एक मिरर इमेज जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसको कि हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स के नाम से जानते हैं। और आपके इनेंशियोमर्स जो भी होते हैं वो आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे का। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक हमने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा जो हेडिंग दिख रहा है आपको, दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल सेंटर एंड स्टीरियो सेंटर। इन तीनों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो मैं अब अगर इसके आगे आपको कुछ भी बताना शुरू करूं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दैट इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन का 2 ब्रोमो ब्यूटेन का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपली अगर इसको रिप्रेजेंट करना शुरू करूं तो कैसे लिख सकता हूं, फॉर एग्जांपल कि ये अगर देखोगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन, और ये आपका सिंपली है आपका ब्रोमीन। ऑब्वियस है कि ये लाइन डायग्राम है, तो ये आपके 2 ब्रोमो ब्यूटेन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर मैं इस कंपाउंड का 3 डायमेंशनल अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ऑब्वियस है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वेज और डैश फॉर्म में बनाते हैं। तो उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं उसको बनाना शुरू करूं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बना रहा हूं इसको। फॉर एग्जांपल ये आपका कार्बन है, यहाँ पे मैंने ये CH3 बनाया, ये CH3 है आपका। यहाँ पे अगर मैं इसको एक ही प्लेन में आपका CH2 CH3 अगर मैं बना रहा हूं, तो ऑब्वियस है कि अगर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ऑब्वियस है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपको, दैट इज sp3, और इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा, दैट इज टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आई होप कि आपको पता होगा। ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे CH3 और CH2 CH3 को अगर मैं एक प्लेन में बनाया, तो ऑब्वियस है कि एक आपको जो बॉन्ड होगा वो आपको क्या होगा, प्लेन के अंदर होगा, और एक जो यहाँ पे बॉन्ड होगा वो आपको कहाँ पे होगा, दैट इज ये जो आपका होगा प्लेन के बाहर होगा। और ऑब्वियस है कि ये आपका हो जाएगा Br और ये हो जाएगा आपका H। तो मेरे ख्याल से आई होप कि मेरे पास कुछ स्कीम्स हैं जिसके तरह मैं आपको थोड़ा सा समझा सकता हूँ टेट्राहेड्रल की कहानी। जैसे मान के चलो कि अगर मैं आपको टेट्राहेड्रल, मेरे पास पेन है तो मैं आपको इसको थोड़ा सा बना के दिखा सकता हूँ। ये अगर आपको दिख रहा होगा, आई होप कि ये आपको विजिबल होगा कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे ये आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और अगर मैं बोलूं कि ये दोनों, ये जो पेन है आपका, ये जो सामने दिख रहा है, अगर इसको मैं एक प्लेन में मानूं, ये ब्लू वाला और जो ब्लैक वाला दिख रहा है, इसको अगर एक प्लेन में मानूं, तो आपको क्या दिखेगा कि एक बॉन्ड आपको प्लेन के अंदर होगा और एक बॉन्ड आपको कहां होगा, प्लेन के बाहर होगा। और ऑब्वियस है कि आप अगर इसको देखोगे तो ये बॉन्ड आपकी तरफ है, ये बॉन्ड आपसे अवे है, ये दोनों अगर सेम प्लेन में होगा तो एक बॉन्ड बाहर एक बॉन्ड अंदर आपके होना तय है। ठीक है ना। तो अगर उसी तरह से अगर इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, अगर ये 2 बॉन्ड आपके सेम प्लेन में हुए, अगर ये 2 बॉन्ड सेम प्लेन में है, तो ऑब्वियस है एक बॉन्ड प्लेन के बाहर एक बॉन्ड प्लेन के अंदर होगा। यही आता है ना। ठीक है। चलिए, अगर यहां तक सही है, तो अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं, अगर मैं इसका मिरर इमेज लेना शुरू करता हूं, ठीक है, मैं अगर इसका फॉर एग्जांपल स्लाइटली आपको बता रहा हूं कि मैं ये आपको मिरर इमेज को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि ये आपका एक मिरर मैंने यहाँ पे इसको कंसीडर कर लिया। ठीक है। तो अगर मैं इसका मिरर कंसीडर करूंगा तो ध्यान से देखना, मैं इसको ग्रीन से बना रहा हूं कि ये कार्बन जो आपको ये वाला बीच वाला कार्बन था, ये एज इट इज रहेगा। ये जो प्लेन से ऊपर था तो ये तो आपको एज इट इज दिखेगा, और प्लेन से जो आपको प्लेन के बीच में जो आपको CH2 CH3 ग्रुप थे, अगर आप इसका मिरर इमेज लोगे तो आपको कैसा दिखेगा, दैट इज CH2 और CH3 दिखेगा। शायद आप देख रहे हो ना कि अगर आप मान के चलो इस हैंड का मिरर इमेज लोगे, तो जो अगर ये आपको सबसे पहला उंगली है तो ये आपको मिरर इमेज में ये आपको इधर से पहला दिखेगा, ये अंतिम है तो इधर भी आपको लास्ट दिखेगा। तो इसका अगर आप मिरर इमेज लोगे तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा दिखेगा।
और अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो ये मिरर के तरफ रहेगा, और एक अगर ब्रोमीन को आप अगर कंसीडर करोगे तो आपको ब्रोमीन होता हुआ दिखेगा। तो ये क्या है, आपको इसका एक मिरर इमेज आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉन्ड को CH3 को पकड़ के इसको रोटेट करना शुरू किया, दैट इज कि अगर बोला जाए कि आपके पास ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, अगर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मैं इसको पकड़ के क्या कर रहा हूं, इसको घुमा रहा हूं, मतलब ये टिप पकड़ के मैं क्या करूंगा, इसको घुमा रहा हूं, यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अगर इसको आप घुमाते हो तो देखो एक समय आएगा, जरा ध्यान ऑब्जर्व करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि एक समय आएगा कि जब कार्बन के ऊपर CH3 तो यहां पे रहना तय है, ध्यान से देखना, अगर ये जो आपको प्लेन के अंदर जा रहा था हाइड्रोजन, वो अगर घूम के प्लेन के अंदर में ही इस डायरेक्शन में आ जाए, तो शायद आप देखोगे कि उस केस में आपको हाइड्रोजन कहां जाएगा, प्लेन के अंदर आपको हाइड्रोजन आता हुआ दिखेगा, दिखेगा ना। तो प्लेन के अंदर अगर हाइड्रोजन आता हुआ दिखेगा, तो प्लेन के बाहर यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, प्लेन के बाहर अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे, तो प्लेन के बाहर आपको कौन सा आता हुआ दिखेगा ग्रुप, दैट इज CH2 और CH3 आता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के जस्ट बाद वाला ग्रुप आपको इथाइल ग्रुप है, तो हाइड्रोजन के जस्ट बाद वाला ग्रुप कौन सा, इथाइल ग्रुप। और अगर आपने इसको घुमाया तो प्लेन के अंदर वाला पार्ट जो कि सेम प्लेन में होगा, वो कौन सा हो जाएगा, आपको यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका A है स्ट्रक्चर, ये आपका B स्ट्रक्चर है, और जब मैंने इसको रोटेट किया तो आपको ये स्ट्रक्चर C मिला, ठीक है। तो अगर आप A को C पे अगर उठा के रखो, A को अगर आपने C के ऊपर उठा के रखा, तो आप देखोगे कि भाई ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन ग्रुप आपको इस हाइड्रोजन के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा। लेकिन ये जो इथाइल ग्रुप है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम प्लेन में इथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे कौन से ग्रुप हैं, ब्रोमीन। क्या ये दोनों सुपर इंपोजेबल हो पाएगा, क्या बोलोगे, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि A एंड B आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। और अगर A और B नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हैं, इसका मतलब A और B एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, A और B एक दूसरे के कहलाएंगे इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। A और B एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर्स। और ये जो आपका कंपाउंड A है, ये कंपाउंड आपको कैसा कंपाउंड कहलाएगा, कायरल कंपाउंड कहलाता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि कायरल कंपाउंड क्या होता है, इसको हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, लेकिन आज हमने इसके बारे में फिर से थोड़ा सा रिव्यू हमने इसके बारे में कर लिया। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर कोई भी कंपाउंड कायरल होता है तो उसके कंपाउंड के कायरलिटी के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ तो रीजन होगा यार। देखो एक चीज है कि आप तो या तो हर मॉडल का मिरर इमेज बनाओ और उसको सुपर इंपोज करते रहो, ऑब्वियसली दिस इज अ टीडियस टास्क एंड इट विल टेक मच मोर टाइम, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कुछ ना कुछ एक तो फैक्टर होगा जिसके कारण से कि आपको कोई भी कंपाउंड कायरल कंपाउंड होता है, और कुछ फैक्टर होंगे जिसके कारण कोई भी कंपाउंड कायरल कंपाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि कायरलिटी के लिए, दैट इज कायरलिटी ऑफ कंपाउंड के लिए अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करना शुरू करें, तो इसके लिए जो सबसे पहला फैक्टर मुझे समझ में आया, वो समझ में मुझे ये आया कि आपको अगर कोई कायरल कंपाउंड होगा तो उसके पास जरूर कायरल सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए। इसका मतलब उसके पास क्या होने चाहिए, जरूर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये कायरल सेंटर क्या होता है, ये भी तो समझ में आए। तो कायरल सेंटर क्या होता है, अब मैं इसके बारे में आपको बताना शुरू करता हूं कि अगर कोई एटम्स रहे, दैट इज मान के चलो कार्बनिक एज्यूम कर रहा हूं, और इस एटम से जो भी चार आपको ग्रुप कनेक्टेड हो, जो भी इससे चार ग्रुप कनेक्टेड हो, अगर ये चारों डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड होंगे तो आप बोलोगे कि ये जो कार्बन है ना, वो कैसा कार्बन है, दैट इज आपको
कायरल कार्बन है। आई होप कि आपको कायरल सेंटर का मतलब समझ में आ गया कि कायरल सेंटर तभी एग्जिस्ट करेगा जब किसी भी एटम पे 4 डिफरेंट ग्रुप अगर आपके कनेक्टेड होंगे तो आप बोलोगे कि वो आपको कैसा होता है, एक कायरल सेंटर होता है। और अगर ये कायरल सेंटर कोई कार्बन होता है तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं। तो एक चीज यहां पे ऑब्जर्व हुआ कि अच्छा कि सबसे पहले तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, कायरल सेंटर क्या होता है, द सेंटर at which four different group are attached is called chiral center, is called chiral center। ऑब्वियस है अगर कोई कायरल सेंटर अगर कार्बन होगा तो उसको हम लोग कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, हमारा जो पहला एग्जांपल था दैट इज, अगर हम लोग जो एनालिसिस कर रहे थे फर्स्ट एग्जांपल दैट इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये हमारा एग्जांपल था ना, ब्रोमोब्यूटेन, जिसको कि हमने जस्ट आज के लेक्चर में एनालिसिस किया। तो अगर तुम इस पे ऑब्जर्व करोगे तो एक तो ग्रुप आपको मिथाइल ग्रुप था, एक ग्रुप आपको हाइड्रोजन ग्रुप था, एक आपको इथाइल ग्रुप था और एक आपको कौन सा था, ब्रोमीन ग्रुप था। तो क्या तुम बता सकते हो कि ये जहां पे ये जो कार्बन है क्या ये कायरल कार्बन होगा या नहीं होगा? बोलोगे बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे आपको 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है। तो अगर ये डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है इसका मतलब हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, इस कार्बन को अगर आप गौर करोगे तो इसको हम लोग कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे इसको? कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करना पड़े ना तो उसको हमेशा स्टार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार से। मेरे ख्याल से यहां तक तो ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब एक एनालिसिस किया गया ना कि अच्छा कि अगर किसी भी कंपाउंड में अगर एक कायरल सेंटर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा होगा, 100% आपको कायरल कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको लिखा रहा हूं कि इफ इन एनी molecule only one chiral center is present, the compound or molecules, whatever the thing may be, compound or molecule must be chiral। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज है कि अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर अवेलेबल रहेगा तो वो कंपाउंड 100% कैसा होगा, आपको एक कायरल कंपाउंड होगा। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल सेंटर अवेलेबल हो तो वो कायरल कंपाउंड हो भी सकता है, कायरल कंपाउंड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे। ऑब्वियसली ये हमारे डिस्कशन का एक सिंपल सा पार्ट होता है। ठीक है ना, चलिए अगर यहां तक हमने इसको देख लिया, अब थोड़ा सा टॉपिक हम लोग आगे मूव करते हैं। दैट इज कि एक आपको टर्म होता है दैट इज स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर क्या होता है? आई होप कि स्पेलिंग मेरा ये सही होगा स्टीरियो सेंटर का, लेकिन देख लेना कॉन्सेप्ट आपके लिए बड़ा ही सिंपल सा चीज होता है। ठीक है, तो स्टीरियो सेंटर क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही आपको अगर इसके बारे में बता दूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में बता दूं, जैसे मान के चलो मैं इसी को डिफाइन करता हूं, जैसे ये फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया और ये आपके आयोडीन हो गया। फॉर एग्जांपल ये लिया, ध्यान से सुनना इसको। तो क्या आप ये कायरल सेंटर बोलोगे? नहीं, इसको बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है तो कायरल कार्बन होगा ना। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं बोलूं कि मैं इसका मिरर इमेज लेता हूं, मैं इसका क्या किया, मिरर इमेज लिया। ठीक है, मैं अगर मिरर इमेज लेके थोड़ा सा इसको कलर कर देता हूं, मैं अगर थोड़ा सा इसको कलर कर देता हूं कि ये मेरा मिरर है। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या दिखेगा कि यहां पे इसका मिरर इमेज जब निकालोगे तो आप देखोगे कि ये फ्लोरीन है, ये आयोडीन होगा, ये आपको क्लोरीन है और ये आपका क्या है, ब्रोमीन है ना। यहां तक सही है? ठीक, तो एक चीज अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि अगर मैं इसको बोलूं तो क्या आप इसको
इसके ऊपर सुपर इंपोज करोगे तो ये सुपर इंपोजेबल होगा या नहीं, तो बोलोगे कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे दो तरीके से आप बोल सकते हो। एक तो ये है कि अगर मैं फ्लोरीन और ब्रोमीन को उठा के एज इट इज सेम प्लेन में अगर मैं यहाँ पे रखा, तो आप ये पाओगे कि ये जो आयोडीन है ये आपको क्लोरीन के पास आ जाएंगे, तो ऑब्वियस है दोनों एटम्स आइडेंटिकल है तो सुपर इंपोज होंगे नहीं, ठीक है। लेकिन आप देखिए ना, दूसरा कोई बच्चे को लग सकता है सर मैं अगर ये फ्लोरीन को उठाऊं और मैं इसको पलट के रख दूं, तो आपको ध्यान रखना कि कंपाउंड को रोटेट नहीं करना है, सेम प्लेन में आप उठा सकते हो या फिर सेम प्लेन में घुमा सकते हो, आउट ऑफ प्लेन आप इसको नहीं घुमा सकते हो। बहुत बच्चे बोलेंगे सर ऐसा करता हूं कि मैं राइट वाले दैट इज फिगर बी को मैं क्या करता हूं, फ्लोरीन और ब्रोमीन से पकड़ा और इसको उठा के मैंने ए पे रख दिया, तब बोलोगे कि सुपर इंपोज हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि आउट ऑफ प्लेन रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, इन प्लेन आप उसको कितना भी घुमाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप ये पाओगे ना कि ए और बी अगर देखोगे तो ये आपके कायरल कंपाउंड एग्जिस्ट करते हुए नजर आएंगे। बोलोगे चलो ठीक है, ये भी समझ लिया कि कायरल कंपाउंड क्या होता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा सोचना है कि स्टीरियो सेंटर क्या होता है, ठीक है। स्टीरियो सेंटर आपको क्या होता है, तो स्टीरियो सेंटर क्या होता है ना कि अगर कोई भी कंपाउंड में, अगर आपके कोई भी कंपाउंड में अगर दो ग्रुप को इंटरचेंज करो, अगर कोई भी कंपाउंड में दो ग्रुप को अगर इंटरचेंज कर रहे हैं और इंटरचेंज करने के बाद अगर वो एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको देता हुआ नजर आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा स्टीरियो सेंटर होगा। दैट इज अगर मैं स्टीरियो सेंटर को डिफाइन करूं, स्टीरियो सेंटर को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसको हम लोग क्या डिफाइन कर सकता हूं, इट इज अ सेंटर, इट इज अ सेंटर at which exchange of या फिर इंटरचेंज ऑफ टू ग्रुप gives स्टीरियो आइसोमर्स। अगर आप किसी भी दो ग्रुप को अगर इंटरचेंज करते हो और वो स्टीरियो आइसोमर्स देता हुआ नजर आता है, दैट इज आपको डिफरेंट कंपाउंड आपको देता हुआ नजर आता है, इसका मतलब वो सेंटर क्या कहलाएगा, स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। इसका मतलब एक चीज ध्यान देना कि स्टीरियो सेंटर जरूरी नहीं कि वो कायरल सेंटर ही। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसको बड़ा ध्यान से समझ लेना भाई। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जैसे ये कार्बन हुआ, ये आपका CH2 CH3 है। अगर मैं ये बोल दिया कि मान के चलो CH3 है, ये अगर मैं बोल दिया कि ये आपके पास ब्रोमीन है और ये मैं मान के चलो हाइड्रोजन है, ठीक। अब तो आप तो बोलोगे कि सर यहाँ पे ये तो स्टीरियो सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब आप क्या करो ना, अगर आप हाइड्रोजन और ब्रोमीन इस दोनों को आप इंटरचेंज कर दोगे, इस दोनों को आप अगर इंटरचेंज कर दोगे तो ऑब्वियस है अगर इस दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो पहले वाला और इंटरचेंज के बाद वाला दोनों कंपाउंड आपके डिफरेंट होंगे। इसका मतलब वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहां पे स्टीरियो आइसोमर्स आपको इस कायरल सेंटर के रिगार्डिंग आपको देखने को मिल रहा है ना। जैसे अब एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल है CCH3, ये H डबल बॉन्ड C, ये आपका है CH3, ये आपका है H है। तो अगर तुम देखोगे शायद आपको पता होगा कि चूंकि आइडेंटिकल ग्रुप आपके मल्टीपल बॉन्ड के एक ही साइड है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस फॉर्म बोलते हैं ना। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, ध्यान से देखना कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं इस दो ग्रुप को आपको इंटरचेंज कर दिया, मतलब जहां CH3 वहां H लगा दिया, जहां H है वहां पे CH3 लगा दिया, मतलब इस दोनों को मैंने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। तो आप गौर करोगे कि आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये CH3 में कोई इंटरफेयर नहीं, ये हाइड्रोजन में कोई इंटरफेयर नहीं, ये हाइड्रोजन और ये कौन सा हो जाएगा CH3। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे लाई करते हैं। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हुआ आपको इसका, दैट इज ट्रांसफॉर्म हुआ। तो आपको सिस और ट्रांस को आपके डिफरेंट कंपाउंड होते ही है, उसका प्रॉपर्टीज आपको क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है, स्टेबिलिटी अलग होती है, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है ना। लेकिन आप अगर गौर करोगे क्या यहाँ पे स्टीरियो सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है, बोलोगे बिल्कुल कर रहा है। क्या यहाँ पे कायरल सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है, तो नहीं कर रहा है कायरल सेंटर। तो
तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि स्टीरियो सेंटर जो एग्जिस्ट करता है ना, स्टीरियो सेंटर जो एग्जिस्ट करता है, इसमें ये चीज समझ में आया कि स्टीरियो सेंटर एक ऐसा लोकेशन हुआ जहां पे अगर आप दो डिफरेंट एटम को एक्सचेंज करोगे तो आपको अलग कंपाउंड देखने को मिलता है, अलग उसका आइसोमर्स देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं स्टीरियो सेंटर। तो स्टीरियो सेंटर अगर आप देखोगे तो ये आपको कायरल सेंटर पे भी पॉसिबल है, लाइक दिस, जैसे ये एक एग्जांपल हुआ, और आपको ये नॉन कायरल या फिर नॉन कायरल बोल सकते हो या फिर एक कायरल बोलते हैं, दैट इज एक कायरल सेंटर पे भी एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है। तो ऑब्वियस जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो, यहाँ पे कोई कायरल का कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपको कायरल सेंटर है क्या, चार डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है, बोलोगे नहीं, तो लेकिन यहाँ ये कार्बन भी आप अगर देखोगे यहाँ पे भी स्टीरियो सेंटर एग्जिस्ट करके मिल रहे हैं, देखिए। तो स्टीरियो सेंटर का मतलब समझ में आ गया होगा, अगर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि अगर दो ग्रुप एक्सचेंज करोगे तो आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड मिलता हुआ आपको नजर आता है, तो उस केस में बोलते हैं कि वो आपके स्टीरियो सेंटर वहां पे एग्जिस्ट करता हुआ आपको नजर आता है। यहां तक सही है ना? तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत जरूरत का आपको चीज होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपको जो मेरा हेडिंग था इसका, दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन, समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये कायरल कार्बन या कायरल सेंटर को ही एसिमेट्रिक सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन बोला जाता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद स्टीरियो सेंटर का आपको मतलब थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब मैं जैसे एक दो एग्जांपल छोटे छोटे से आपको इलस्ट्रेशन करता हूं और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, देखना, जैसे कायरल कंपाउंड का एक एग्जांपल लेके और विथ सिंपल इलस्ट्रेशन बता रहा हूं कि मान के चलो यहां से एक एटम 1 कनेक्टेड है, इससे एक आपको प्लेन में एटम 2 कनेक्टेड है, प्लेन से बाहर आपको एक एटम मान के चलो, ये आपको अगर दिखोगे ये आपका 3 कनेक्टेड है, और प्लेन के अंदर मान के चलो एक एटम आपको 4 कनेक्टेड है। थोड़ा ध्यान से देखना, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है लेकिन आप समझ सकते हो फिर से, ठीक है। तो अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं, अगर मैं इसका मिरर इमेज अगर लेता हूं, ये अगर मैंने मिरर इमेज इसका लेना शुरू किया, ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही एरो बन गया, ठीक है। अगर मैं इसका मिरर इमेज लूंगा तो आप ये पाओगे कि ये कार्बन तो ठीक है, 1 तो आपको ऊपर ही रहेगा, आपको 2 कहां आ जाएगा, राइट हैंड साइड में, जो कि अवे था वो तो मिरर इमेज के बाद और अवे हो जाएगा। और यहां पे अगर आप देखोगे प्लेन के अंदर आपको कौन आता हुआ दिखेगा, दैट इज 4 आता हुआ दिखेगा, और प्लेन के बाहर अगर आप मिरर इमेज लोगे तो ये कौन आता हुआ दिखेगा, दैट इज 3 आता हुआ दिखेगा ना। अब आप इसको कितना भी रोटेट करो, कितना भी इसको रोटेट करोगे ना, आपको अगर चारों एटम्स यहाँ पे डिफरेंटली कनेक्टेड है ना, तो इसका मिरर इमेज कभी भी इसके ओरिजिनल वाले पे आपको नॉन सुपर इम्पोजिबल ही होता हुआ दिखेगा, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल आपको होता हुआ दिखेगा। और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसका मतलब ये कंपाउंड जो भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये कैसा कंपाउंड होगा, दैट इज कायरल कंपाउंड होता हुआ आपको नजर आएगा। बोलोगे चलो ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, क्योंकि यहां से अब आपको क्लैरिटी आना शुरू होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लेके बता रहा हूं मैंने क्या किया ना, ये आपको मान के चलो CS3 ले लिया, ध्यान से देखना, यहां पे मैंने Cl ले लिया, प्लेन के अंदर मान के चलो मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन, और प्लेन के बाहर भी मैंने किसको मान लिया, मान के चलो ये मेरा हाइड्रोजन है। अच्छा, आपको शायद ये पता होगा, ये आपको वेज साइड बोला जाता है, ये आपको कौन सा साइड होता है, वेज, और ये जो डैश आपको दिख रहा है ये आपको डैश्ड साइड बोला जाता है। तो इसको डैश वेज स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है किसी भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड का, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं इसका मिरर इमेज लेता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसका मिरर इमेज लेना शुरू करूंगा, ये मान के चलो एरो बना के मैंने इसका मिरर इमेज लेना यहाँ पे शुरू किया, ठीक है। तो देखना, गौर करना, मैं इसको ब्लू से बना दे रहा हूं, ये कार्बन है, ये CS3 तो एज इट इज ऊपर आ जाएगा, ये क्लोरीन सेम प्लेन में, ये तो बाहर एज इट इज आ जाएंगे। प्लेन के अंदर आपके कौन से हैं, बोलोगे सर ये हाइड्रोजन है। प्लेन के बाहर आपके कौन से हैं, अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये भी आपके क्या है, हाइड्रोजन है ना। अब तुम क्या करो, ये स्ट्रक्चर A है और ये स्ट्रक्चर कैसा है, B है,
है ना। अब आप क्या करो ना, अब आप ये जो ओरिजिनल ये जो बीम वाला स्ट्रक्चर है इसको यहाँ पे पकड़ के रोटेट करना शुरू। आपको बताया था ना, अगर ये टेट्राहेड्रल का टिप है तो आप इसको पकड़ के क्या कर सकते हो, घुमा सकते हैं, घुमा सकते हैं। ध्यान से देखना कि अगर आप इसको घुमाओगे तो देखना एक पॉसिबल इसका क्या हो जाएगा, जब ये आपको दिखेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे बना रहा हूं, ये कार्बन, ये CH3 तो एज इट इज रहेगा। ये एक पोजीशन आपको दिख सकता है कि आपको हाइड्रोजन जो अंदर वाला था ना, जो आपके तरफ मान के चलो हाइड्रोजन अंदर, ये आपके तरफ है, तो ये अगर घुमाओगे इसका टिप ना, तो ये घूमते घूमते हो सकता है इधर हो जाए, लेकिन ये भी तो अंदर ही है, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहां हो गया। तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो उस केस में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि ये जो आपको ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस प्लेन में आ जाएगा, और ये क्लोरीन जो सेम प्लेन में था ये कहां चला जाएगा आपको, दैट इज प्लेन के ऊपर चला जाएगा। बोलोगे ठीक है। आप इसको ना क्या करो, फर्दर और रोटेट करो, फर्दर और रोटेट करोगे तो रोटेट करते करते आप ये पाओगे कि जब इसको रोटेट करोगे, रोटेट कंटिन्यूअसली अगर रोटेट करते चलें, तो आप ये पाओगे कि ये कुछ ऐसा एक समय आएगा कि ये आपको हाइड्रोजन एक यहां चलाएगा, एक हाइड्रोजन आपको प्लेन के ऊपर चलाएगा, और एक यहां पे क्लोरीन क्या हो जाएगा, आपको सेम प्लेन पे आता हुआ आपको दिखेगा। ऑब्वियस है यार, आप अगर ये स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको C मान लिया और इसको मैं स्ट्रक्चर D मान लिया, C को फर्दर आप रोटेट कराओगे तो जो प्लेन के अंदर था हाइड्रोजन, ऑब्वियस है प्लेन में आएगा, ठीक है। एक बार जो प्लेन हाइड्रोजन, उसको अगर फर्दर रोटेट करोगे तो वो प्लेन के बाहर आ जाएगा, आएगा ना। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और अगर गौर करोगे कि A एंड D स्ट्रक्चर जो है ये एक दूसरे पे कैसे हैं, अगर आप देखोगे तो एक दूसरे पे ये सुपर इंपोजिबल है, और अगर ये सुपर इंपोजिबल एक दूसरे पे होंगे तो इसका मतलब A और D दोनों कैसे कंपाउंड है आपके, ये एक दूसरे के कैसे हैं, आइडेंटिकल कंपाउंड होते हुए आपको दिखेंगे, दिखेंगे ना। तो इसका मतलब क्या तुम बता सकते हो कि ये आपको कायरल सेंटर है या नहीं, बोलोगे नहीं है, क्योंकि देखो इसमें दो आपके हाइड्रोजन आइडेंटिकल ग्रुप कनेक्टेड हैं, और अगर ये कायरल सेंटर नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये और इसका जो मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स होगा वो दोनों आइडेंटिकल आपके कंपाउंड होंगे। मेरे ख्याल से यहां तक सही है, यहां तक सही है। तो इसका मतलब ये चीज समझ में आया कि आप मिरर इमेज लो, उसको देखो, रोटेट करके देखो, लेकिन इन प्लेन में, सेम प्लेन में रोटेट करके देखो, अगर वो ओरिजिनल उसका मिरर इमेज रोटेट करने के बाद भी एक दूसरे पे अगर सुपर इंपोजिबल हो जा रहा है, मतलब वो आइडेंटिकल कंपाउंड हो गए, और अगर आइडेंटिकल कंपाउंड होगी इसका मतलब वो कंपाउंड कायरल होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये जो आपको कंपाउंड है, इसका मतलब ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड आपको कैसा है, ये आपको ए कायरल कंपाउंड, आपको इसको आप बोल सकते हैं, बोलोगे ठीक है सर, यहां तक सही। अब देखो मैं यहां पे ना कुछ पॉइंट आपको यहां पे कंक्लूड कर देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या आपको कंक्लूड कर देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना। एक पॉइंट तो मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया था, लेकिन आपको मैं कुछ पॉइंट यहां पे फिर से लिखवाता हूं। जैसे पहला पॉइंट क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंड है, अगर उसके अंदर ओनली वन कायरल, ओनली वन कायरल कार्बन या फिर कायरल सेंटर अवेलेबल है ना, तो वो आपको कैसा होगा, कायरल मस्ट बी कायरल कंपाउंड हो जाएगा। शायद आपने देखा है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड दिखे उसमें अगर एक ही कायरल कार्बन या कायरल सेंटर अवेलेबल होगा तो कंपाउंड हमेशा हमेशा कैसा होगा, आपको कायरल कंपाउंड होता हुआ नजर आएगा। बोलोगे ठीक है सर। देखो उसके बाद क्या आता है कि अगर आपके पास मोर देन वन कायरल सेंटर अगर आपके अवेलेबल होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में, तो वो आपके मे भी कायरल हो सकते हैं और मे नॉट बी कायरल हो सकते हैं, मे नॉट बी कायरल। ध्यान से देखना, ठीक है, वो कायरल हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। इसको हम लोग एक एक करके एनालिसिस करेंगे, इसके लिए आपको देखना कोई जरूरत इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की नहीं पड़ेगी। और तीसरा पॉइंट जनरल ये पॉइंट है कि इफ any compound have no chiral center, it may be
इट मे बी और यूजुअली, इट मे बी और यूजुअली ये कैसा नेचर का होता है आपको, एक कायरल नेचर का होता है। ये यूजुअली कैसे नेचर का होता है, एक कायरल नेचर होता है, लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं होता है, ये हम लोग वेरीफाई करते हुए हम लोग नजर आएंगे, ठीक है ना। तो बड़ा छोटा सा इंफॉर्मेशन आज हमने क्लास में अटेंड किया, और ये 3 पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे लिख दिया ना, तो ये आपके कैसे हैं, ये आपके जनरल ऑब्जर्वेशन है। ये कैसा है, जनरल ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्वियस है कि जनरल ऑब्जर्वेशन और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जनरली आपका सही होता हुआ नजर आता है, लेकिन हमेशा सही नहीं होता है, याद रखना है। ऑब्वियस है, इसको हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करना शुरू करें, ठीक है। चलिए, अगर आपको कायरल सेंटर समझ में आ गया, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक्स हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं आगे की हेडिंग में। दैट इज हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। आप कंपाउंड को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वही हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है। ध्यान से सुना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है। पहला जो आपको रिप्रेजेंटेशन पढ़ना होता है, दैट इज डैश वेज रिप्रेजेंटेशन। दैट इज डैश वेज रिप्रेजेंटेशन, या फिर वेज डैश रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। एक चीज ध्यान देना है कि ये किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड क्या होता है ना, ये 3D एनालिसिस आपको बताता है। अगर आप वेज डैश कभी बनाते हो ना, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल्स का 3 डायमेंशनल एनालिसिस करना चाह रहे हो, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड होता है, दैट इज होता है आपको फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन। और अगर आप किसी भी कंपाउंड का फिशर प्रोजेक्शन अगर आप बनाते हो ना, इसका मतलब उस कंपाउंड का आप 2 डायमेंशनल एनालिसिस करना चाहते हो। मेरे ख्याल से ये दोनों बात आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी पे हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो पहले मैं आपको एक एक इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं कि कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन हम लोग को पढ़ना है। एक हमारा होता है सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। एक हमारा कौन सा होता है, सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। तो ये तीन ऑब्वियस है। एक और हमारा होता है न्यूमैन प्रेजेंटेशन हमारा होता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये 3 का हम लोग सबसे ज्यादा एनालिसिस इस पूरे टॉपिक में हम लोग करते हुए पाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट जो हमारा होता है, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये हमारा 4 तरह का रिप्रेजेंटेशन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करना शुरू करते हैं, दैट इज वेज डैश्ड रिप्रेजेंटेशन। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि आपको यहां से कुछ पॉइंट समझ में आएगा और आपके लिए वो जरूरत भी रहेगा आगे के पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, बड़ा ध्यान से समझना है, कि इसका मतलब ये समझना है कि अगर आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाओगे, तो इसका मतलब उस केस में कार्बन का आप जो स्ट्रक्चर बनाओगे, वो आप बनाओगे टेट्राहेड्रल। वो कैसा स्ट्रक्चर बनाओगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते आप पाओगे, ठीक है। देखो यार, आपको मेरे ख्याल से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का अगर कंसीडर ना करें, तो आपको पता है कि अगर कोई भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, और निकालोगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, इसका मतलब जरूर उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता हुआ नजर आएगा, दैट इज sp3 होता हुआ नजर आएगा। इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में हम लोग जो इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ तो एनालिसिस आज के लेक्चर में किए थे, कि सबसे पहले अगर हम लोग माने कि ये हमारा 2 बॉन्ड प्लेन में है कार्बन का, तो इसका मतलब एक बॉन्ड हमारा कहां होगा, एक बॉन्ड प्लेन के अंदर होगा, और दूसरा बॉन्ड अगर हम लोग देखना शुरू करेंगे, तो ये कहां पे होगा, आपको प्लेन के बाहर। ये कहां पे होगा, प्लेन के बाहर। यहां तक सही है ना। तो ये आपको एनालिसिस आपको थोड़ा सा आना चाहिए। अच्छा, इसका मैं एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूं,
कि मैं अगर ये दो प्लेन को आपको बोल दिया कि ये सेम प्लेन में है, दो बॉन्ड को, तो इसका मतलब एक बॉन्ड आपको जरूर प्लेन के बाहर होगा इधर साइड, और दूसरा बॉन्ड कहां पे होगा, आपको इस प्लेन के अंदर। यहां तक सही है? आपको इसका मतलब ये कैसा इस कार्बन का स्ट्रक्चर हुआ, दैट इज टेट्राहेड्रल आपको स्ट्रक्चर होता हुआ नजर आता है। यहां तक सही ना? अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एनालिसिस करके बता रहा हूँ, होपफुली आपको थोड़ा सा विजिबल अगर हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है, ठीक है? अदरवाइज मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश आपको करता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मेरे पास कोई कलर डिफरेंट है, आई होप कि ये विजिबल होगा कि ये आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अगर ये टेट्राहेड्रल, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये आपको है, आई होप कि इतना सा तो बना ही सकते, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं बोला कि ये दोनों प्लेन मेरा इस प्लेन में, अगर ये दोनों बॉन्ड सेम प्लेन में, तो अगर मैं इसको यहां से कट करूं, आप शायद ऑब्जर्व कर पाओगे कि अगर आप इसको यहां से कट करोगे तो एक बॉन्ड आपको प्लेन के अंदर आएगा और एक बॉन्ड प्लेन के बाहर जाएगा ना, जिसको कि हम लोग क्या कहां से रिप्रेजेंट किए हैं, अगर आप अपने नजर से देखोगे तो इसका मतलब मैं आपको ये रिप्रेजेंटेशन बताया, ठीक है? आप अगर देखोगे, अगर ये दोनों सेम प्लेन में, तो आप देखोगे कि सर ये ऐसे कार्बन है, एक बाहर एक अंदर है, तो आपको ये ए रिप्रेजेंटेशन देता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है? अब आपको बोला जाए कि चलो ठीक है, ऐसा मत करो, आप ये करो कि ये जो आपका ऊपर वाला और ये जो ब्लू व्हाइट वाला पार्ट है ना, इसको सेम प्लेन में मान लो। अगर तुम इसको अगर सेम प्लेन में मानोगे तो एक बॉन्ड आपको अंदर आएगा और एक बॉन्ड आपको बाहर जाएगा। तो इस तरह से देखो, अगर कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है तो आपको कैसा दिखेगा कि आपको ये स्ट्रक्चर आपको बी वाला बन के आता हुआ दिखेगा, ठीक है ना? कि आपको ये कार्बन ऐसे है और एक बाहर एक अंदर है, तो ये आपको स्ट्रक्चर बी आता हुआ दिखेगा। बोलोगे सर दोनों तो टेट्राहेड्रल ही है। अब देखो, आपको एक और स्ट्रक्चर क्या बनाने के मिल सकता है। आप अगर बोला जाए कि आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दोगे और आप इसको यहां से देखना शुरू करोगे, तो आप अगर इसको यहां से देखना शुरू करोगे ना, तो आप देखो क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होगे शायद कि आपको अगर ये कार्बन है तो ये दो बॉन्ड आपकी तरफ आते हुए दिख रहे होंगे, देख रहे हो? ये बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे हैं और ये दो बॉन्ड अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह से बना सकता हूं, ये अगर कार्बन है तो जो मेरी तरफ बॉन्ड आता है जो कि बाहर की तरफ, आपको अगर ये बाहर की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग किसके वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये वेज से इस दोनों को हमने रिप्रेजेंट किया जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं, तो दो बॉन्ड तो अंदर जा रहे होंगे, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज टेस्ट वे में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा भी सही है, ठीक है? अब ऐसा क्यों, आपको ये लग सकता है कि सर अगर मैं ऐसा इसको रिप्रेजेंट किया, क्या मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? कैसा मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि आपको ये दोनों इस तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेंगे कि ये दो आपके, अगर ऑब्जर्व करोगे, ये दोनों जो आपके बॉन्ड हैं ये दोनों तो अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों बॉन्ड आपके तरफ आते हुए आपको दिख रहे होंगे ना? तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये दोनों आपके बाजू वाले जो आर्म्स हैं वो आपके अंदर आ रहे हैं, तो अंदर आ रहे हैं तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, और ऊपर वाले और नीचे वाले आपकी तरफ जा रहे हैं, तो आपकी तरफ अगर जा रहे हैं तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये आपका वेज है और इसका मतलब ये भी आपको कैसा होगा, ये भी आपको वेज है। तो देखो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको कैसा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और टेट्राहेड्रल अगर स्ट्रक्चर होंगे तो इसका मतलब ये आपको कोई भी जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा तो उसका मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन 4 आपको ऐसा ही देखने को मिल सकता है। बोलोगे ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, तो जितना पॉसिबिलिटी आप थोड़ा सा विजुलाइज करना, अदरवाइज इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? अच्छा, मैं इसको एक चीज बता सकता हूँ, एक चीज मैं इसको आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको मान के चलो ये सी स्ट्रक्चर है ना और ये डी स्ट्रक्चर है, तो मैं बी से सी को कैसे बना सकता हूं? अगर आप यहां से खड़े होकर ऑब्जर्व करो, अगर आप यहां से, अगर ये मान के चलो आप देख लो यहां से, अगर यहां से ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये दोनों बॉन्ड आपको आपसे दूर जाते हुए दिखेंगे, दैट इज ये दोनों बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे, और ये दोनों जिसके बीच में खड़े होकर आप देख रहे हो ना, ये आपकी तरफ आते हुए मिलेंगे। तो आपकी तरफ आते हुए मिलेंगे, इसका मतलब दोनों को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं,
वेज फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्टीमेटली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पे आप अगर अलग अलग एंगल से देखते हो ना, तो आप अलग अलग स्ट्रक्चर को आप ऑब्टेन करते हुए पा सकते हो। बोलोगे चलो ठीक है, ये वेज डैश आपको रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब अगर मैं आपको यहां पे बोलूं कि अच्छा कि इसका मतलब फिशर प्रोजेक्शन क्या होगा यार, फिशर प्रोजेक्शन आपको फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको मैंने अभी बताया फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है। बेसिकली 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का। बोलोगे चलो ठीक है, ये भी समझ लिया मैंने, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे ना, इसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, मैं अगर बता दिया, इसको हम लोग क्रॉस आर्म से बनाते हैं। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, क्रॉस आर्म से। और ये जो पॉइंट है, इसको पॉइंट को मैं अगर इससे दिखा दूं पिंक से, अगर शायद ऑब्जर्व कर रहोगे, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है पिंक कलर में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, मैं इसको ऐसे नहीं बनाता हूं, मैं इसको इस तरीके से बनाता हूं। ये जो आपको पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। और ऑब्वियस है कि कायरल सेंटर होगा तो यहां पे भी एक ग्रुप होगा, यहां पे भी एक ग्रुप होगा, यहां पे भी एक ग्रुप होगा, और यहां पे भी एक ग्रुप होता हुआ नजर आएगा। तो फिशर प्रोजेक्शन कैसा होता है, ये किसी भी कंपाउंड का आपको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसको प्लस साइन याद है, क्रॉस साइन जो आप बहुत जगह देखते हो, तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कट पॉइंट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कट पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है कायरल सेंटर को। और इससे आपको डिफरेंटली जो ग्रुप होते हैं, ऑब्वियस है कायरल सेंटर होगा तो चारों ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट होंगे। वो चारों ग्रुप क्या होते हैं, चारों आर्म्स पे आपके कनेक्टेड होते हैं। और इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करते हो ना, तो इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये आपका कौन सा फॉर्मूला होता है, दैट इज फिशर फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ, ये कायरल कार्बन है C। तो अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये मेरे पास क्रिस क्रॉस है, अगर ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो आपको कट पॉइंट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। और आपने अगर इस तरह से किसी भी कायरल कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर दिया ना, तो इसको आप बोलते हो कि ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म हुआ। ये आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म इस कंपाउंड का होता हुआ आपको नजर आता है। बोलोगे चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कन्वर्जन ऑफ वेज डैश टू फिशर फॉर्म। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मैं इसको बड़ी अच्छे से अंडरलाइन करके लिख रहा हूं। ये आपके लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है टॉपिक, क्योंकि इसका हर जगह हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह हम लोग यूज करते हुए नजर आते हैं। तो ध्यान से सुनना, एक तरीका आप समझ लेना, बाकी आप इसको इजीली बनाते हुए नजर आ सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोल दिया, ध्यान से सुनना, कि अगर आपको बोल दिया कि ये कार्बन है, ये आपको कोई भी ए ग्रुप है, ये भी इसके प्लेन में आपको एक्स ग्रुप है, इस प्लेन के अंदर आपको अगर मैं बोलूं कि ये आपका मान के चलो वाई ग्रुप है, और इस प्लेन के बाहर अगर आपको बोल दिया जाए कि ये आपको मान के चलो जेड ग्रुप है, ऑब्वियस है ये कायरल कार्बन होगा ही होगा, ये कायरल कार्बन होगा क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है ना। आप अगर आपको कभी भी वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना हो ना, सबसे पहले वेज डैश को आप किस फॉर्म में लाओ ना, सी वाले फॉर्म में लाओ, इस फॉर्म में लाने का कोशिश करो। और आपको बताया था कि ये सी वाला फॉर्म आप कब ऑब्टेन करते हो, जबकि वेज डैश का जो रिप्रेजेंटेशन उसके बीच में अगर आप खड़ा होकर देखते हो ना, तो आप उस स्ट्रक्चर का सी वाला फॉर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अब ध्यान से सुनना इसको, कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहां पे खड़े होकर देखो, आप, मैं इसको यहां पे पिंक से आपको बोल रहा हूं कि आप यहां से खड़े होकर आप देखना शुरू करो, आप इधर से देखना शुरू करोगे। तो इधर से देखना शुरू करोगे तो आपको कैसा दिखेगा, गौर से देखना। कि अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको ये एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा संभाल के बता देता हूं, कि अगर आपको बोलूं कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है,
और ये सेम प्लेन में है, ये दोनों सेम प्लेन में है, तो ये प्लेन के एक बाहर होगा, अंदर होगा, और ये बाहर होगा। आप क्या करोगे, इसको यहां से देखोगे, यहां से अगर देखोगे ना, तो जो अगर आप यहां से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो सेम प्लेन वाले हैं ये आपको पीछे लाई करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये अगर आपको ब्लू वाला, ये ब्लू वाला और ये ऊपर वाला अगर सेम प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये बॉन्ड प्लेन के बाहर लाई करेगा, ये बॉन्ड प्लेन के अंदर। आपको वेज डेस्क वाले पे हमेशा खड़ा होकर देखना है। तो अगर आप यहां से देखोगे तो जो सेम प्लेन वाले थे वो आपको पीछे जाते हुए दिखेंगे। दैट इज, अगर मैं इसको बनाऊंगा कार्बन, जो आपको सेम प्लेन में है वो आपको कैसे आते हुए दिखेंगे, दैट इज प्लेन के अंदर जाते हुए दिखेंगे। वो आपको कहां दिखेंगे, दैट इज प्लेन के अंदर जाते हुए दिखेंगे। और जो जहां से आप देख रहे हो, यहां से देख रहे हो ना, तो जो आपको प्लेन के बाहर आपको जाता हुआ दिख रहा है उसको आपके राइट हैंड साइड, अगर आप यहां से खड़े होकर देखोगे तो आपके राइट हैंड साइड में प्लेन के बाहर जाते वाला बॉन्ड दिखेगा, और प्लेन के अंदर वाला बॉन्ड आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो आप अगर गौर करोगे तो मैं अगर इसको बनाना शुरू करूं तो ये अगर प्लेन के बाहर वाला और ये भी प्लेन के बाहर वाला बॉन्ड है, तो यहां पे मुझे कौन सा आ जाएगा, दैट इज जेड आ जाएगा, और यहां पे मेरे कौन से आ जाएंगे, दैट इज वाई। आप खुद से सोचो ना यार, अगर वाई और जेड के बीच से खड़े होकर देखोगे ना, तो जो बाहर जाता हुआ दिखेगा आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा। अगर यहां से देख रहे हो ये गैप से, तो अगर तुम इसको देखोगे तो ये वाला आपको राइट हैंड साइड में ही आएगा, और ये आपको कहां आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो z आपको राइट हैंड साइड में आ जाएगा और y किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। अब अगर ये आ गया है, अब इसके बाद क्या करना है, बस इसको इजीली हो गया ये काम। क्यों, क्योंकि अब आप इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे a प्लेस कर दो, यहां पे z प्लेस कर दो, यहां पे x प्लेस कर दिए और यहां पे y प्लेस कर दिए। इसका मतलब ये आपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को किसमें कन्वर्ट कर लिया, आपने 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो देखो मुद्दे की बात क्या ध्यान देना कि अगर कभी वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना हो ना, तो हमेशा वेज डैश वाले पोजीशन पे खड़े हो जाओ। खड़े हो गए ना, तो जो आपको, अगर आपको ये दिख रहा होगा कि अगर ये मैं इस दोनों को एक प्लेन में मान लिया, अगर मैं प्लेन को यहां से कट कर दिया तो ये अंदर आएगा, ये बाहर जाएगा। आप यहां पे खड़े होके देखो, और मैं अगर यहां से खड़े होके देखूंगा ना, तो ये वाला मुझे ऊपर आता हुआ दिखेगा, ये भी ऊपर आता हुआ दिखेगा। और मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे राइट हैंड साइड में ये आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा। तो अगर तुम देखोगे यहां पे खड़े होके अगर ऑब्जर्व करोगे, तो राइट हैंड साइड में z आना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा आना चाहिए, आपको y आना चाहिए। तो आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो ये दोनों सेम प्लेन में थे, अगर तुम यहां से देखोगे तो यहां से देखोगे तो देखो ये भी प्लेन के अंदर जाता हुआ दिख रहा है और ये भी प्लेन के अंदर जाता हुआ दिख रहा है। तो मतलब a भी प्लेन के अंदर जाता हुआ दिखेगा और x भी प्लेन के अंदर जाता हुआ दिखेगा ना। और अगर ऐसा हो गया तो आप इसको एक बार प्रेस कर दो, प्रेस करने पे जो कन्वर्ट हुआ वो आपका कौन सा फॉर्म हो गया, दैट इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता हुआ आपको दिख गया। बोलोगे बिल्कुल सही है, ठीक। जैसे मान के चलो अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे आपको बोल दिया जाए, कोई ऐसे दे दिया जाए x, ये आपको बोल दिया जाए कि CH3 है, ये आपको मान के चलो दे दिया जाए कि ये आपका, कैसे इसको बनाया था, इसके जस्ट उल्टा बना के कोशिश करता हूं समझाने का। हाँ, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि ये आपको मान के चलो फॉर एग्जांपल OH है, यहां पे मान के चलो आपको यहां पे दे दिया जाए H है, और यहां पे अगर आपको दे दिया जाए फॉर एग्जांपल कि यहां पे कोई भी ग्रुप एक ले लो, दैट इज C2H5 है ना। अगर आपको इसको फिशर में कन्वर्ट करना है तो आपको हमेशा किस पोजीशन पे खड़ा होकर देखना है, आपको हमेशा इस वेस्ट डेस्ड वाले पोजीशन पे खड़े होकर यहां से ऑब्जर्व करना है। तो अगर तुम यहां से ऑब्जर्व करोगे तो ध्यान से देखना कि आपको जो प्लेन के बाहर आ रहा है, दैट इज जो H बाहर आ रहा होगा और C2H5 अंदर जा रहा होगा, तो आप अगर बीच से खड़े होकर देखोगे ना, तो आपके राइट हैंड साइड में C2H5 आएगा जो कि अंदर जा रहा होगा, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा आ जाएगा, H आ जाएगा ना। तो अगर मैं इसको बीच में ऐसे बनाना शुरू करूं तो आपको दिखेगा कि आपके राइट हैंड साइड में कौन सा आ रहा था ग्रुप, दैट इज C2H5 आ रहा है, जो कि अगर ऐसे अभी आ रहा होगा बीच में, अगर आप इस पोजीशन पे खड़े होके देख रहे हो यार, तो आपको दोनों तो आपके तरफ ही आते हुए दिख रहा है, मतलब वेज फॉर्म पे आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कौन सा होगा, H। ये CH3 अगर आप देखोगे तो आपको अंदर जाते हुए दिखेगा,
और ये आपको OH भी कहां जाता हुआ दिखेगा, दैट इज अंदर जाता हुआ दिखेगा। और अगर ये फॉर्म आपने कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ ये कायरल कार्बन है, जो ग्रुप जहां पे है उसको आप वहां पे रिप्रेजेंट कर दो। और अगर आप वहां पे रिप्रेजेंट कर दिए तो ये अगर इसका वेज डैश प्रोजेक्शन है तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया इसका स्ट्रक्चर, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ट्रिक क्या है ना, हमेशा कोई भी स्ट्रक्चर को वेज डैश को आपको कन्वर्ट करना है फिशर में, सबसे पहले वेज डैश पोजीशन पे खड़े हो जाओ, ठीक है। खड़े होके देखोगे, उसको खड़े होने के बाद ना आपको इमेजिन करो कि उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को आपको सी के फॉर्म में अरेंज करना है, मतलब 2 बॉन्ड बाहर में आना चाहिए और 2 बॉन्ड अंदर जाना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा आपने सी बना लिया हर केस में, अगर आपने सी हर केस में बना लिया, बस ये बन गया, इसके बाद इसका मतलब आप सिंपल इस सारे आर्म्स को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दो और इस तरह से आप फिशर प्रोजेक्शन को बनाना आप यहाँ पे शुरू कर दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग वेज डैश को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग लेक्चर इस सेकंड पार्ट में इतना ही रखते हैं। तो अगले टर्न पे हम लोग देखेंगे कि फिशर से वेज डैश कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर वेज डैश से फिशर कन्वर्ट करना पड़े जबकि एक से ज्यादा कायरल सेंटर अवेलेबल हो तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो आज का लेक्चर मैं यही एंड करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग देखना शुरू करते हैं, ओके।